बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बाखबर के साथ मैं हूं आपकी मेजबान शमसा साबिर। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और डायरेक्टर ANN न्यूज़ नसीर वाक़ा साहब। नसीर वाक़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। वालेकुम अस्सलाम। वाक़ा साहब, आपकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आवाम को कुछ गर्म खबरें शेयर कर दूं। करप्शन, चोरों को पकड़ूंगा, डाकुओं को जेल में डालूंगा, लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा, एक भी करप्ट को नहीं छोड़ूंगा, पूरी ऑपोजिशन करप्ट की करप्ट है। ये मेरे जुमले नहीं है जनाब, ये हमारे कह रहे थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा। और ये ऐसे जुमले हैं जो एक एक बच्चे को लफ्ज बा लफ्ज अच्छे से याद हो चुका है। लेकिन खान साहब से जरा पूछना है, जो कल बरतानवी हुकूमत ने क्लियरेंस दे दी है कि 20 साल की जो उनकी आप कह रहे थे मनी लॉन्ड्रिंग है, पैसा सारा बाहर ले गए हैं, तो वो तो क्लीन चिट मिल गई। क्या PTI गवर्नमेंट की ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है? इस पे बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं चीफ अदालत के सबसे बड़े चीफ जस्टिस, जी हाँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने शेम ऑन यू सिंध गवर्नमेंट, बहुत बड़ा जुमला कहा है, यानी कि सिंध गवर्नमेंट को उन्होंने कह दिया शेम ऑन यू। इसके पीछे की पूरी कहानी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सी वजूहात बनी जो उनको सिंध गवर्नमेंट को आईना दिखाना पड़ा। साथ ही साथ एक्स गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें बहुत सारी लोग सवालात उठा रहे हैं और बहुत सारे सियासतदानों पर क्वेश्चन मार्क रेज हो रहे हैं। इस पर भी डिस्कशन करेंगे। वाक़ा साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लें, अदालतों में जाना, ऑपोजिशन सारी करप्ट है, पूरी ऑपोजिशन में जितने भी लोग, इनके जितने भी बड़े बड़े सियासतदान हैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा, लूटा हुआ पैसा वापस लाऊंगा। सर, लेकिन PTI की गवर्नमेंट 3 सालों में भी उनकी गवर्नमेंट जो है, उनकी अदालतें जो है, एक भी केस सच साबित नहीं कर सके। देखिए, जहाँ तक UK की गवर्नमेंट का ताल्लुक है, आप एक बात पे हमेशा अपनी नज़र रखें कि UK में जो केसेस हैं वो कुछ और हैं, और जो पाकिस्तान में शरीफ फैमिली पर केसेस हैं वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ हैं। UK गवर्नमेंट को इस चीज़ से ताल्लुक़ था कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं। अब एक बात फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि जितने दूसरे ममालिक हैं उनमें जितना भी पैसा जाता है दूसरे मुल्कों से, वो हमेशा उनको डिफेंड करते हैं, उनको बैकअप करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि उनको बचाया जाए। अच्छा। यही वजह है कि दुनिया की बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़े दौलत के ज़खायर जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड, UK, अमेरिका, फ्रांस, हॉलैंड, कनाडा, इन ममालिक में जाके लोग छुपाते हैं। असल वजह यह है कि वहाँ की हुकूमत का मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको वो प्रोटेक्ट करते हैं। उनका ये मकसद नहीं है, वो किसी और नुक्ता नज़र से, उनका अपना नुक्ता नज़र है। याद रखिए, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अपना है, उनकी अदालतें अपनी हैं। उनकी नज़र में ये कुछ नहीं है। जो वहाँ पे केसेस थे शरीफ फैमिली पे, उन्होंने कहा कि हमें इनमें कोई करप्शन का पैसा नज़र नहीं आया। देखिए, वहाँ करप्शन का पैसा वो कैसे साबित कर सकते हैं? मैं आपको क्लियर ये बात बता रहा हूँ कि इस फैसले का पाकिस्तान की हुकूमत या नून लीग के पाकिस्तान में चलने वाले किसी केस पर 1% भी असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। नून लीग वाले जितने मर्जी छलांगे लगाएं, ढोल बजाएं, बगलें बजाएं कि जी UK में हमने केस जीत लिया है, UK के केस का हमसे इस तरह बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ। सर, शहबाज शरीफ साहब आज सामने आए हैं, उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा हम पे एक चवन्नी भी साबित नहीं कर सके हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ आशियाना केस है, उसके बाद रमजान शुगर मिल्स केस है, मनी लॉन्ड्रिंग केस है। सर, एक केस में भी, वो तो बात कर लिया हमने बरतानिया की, हाँ। लेकिन पाकिस्तान में भी हम एक केस में ढेले की करप्शन भी साबित नहीं कर सके। अब आपको मैं बताता हूँ कि ये करप्शन साबित क्यों नहीं हो सकती। अच्छा। एक तो हमारे मुल्क का सिस्टम ऐसा है कि यहाँ पे करप्शन जो है वो कोई ओपनली या कागजों में या चेक्स के जरिए नहीं होती। वो सारी किक बैक्स जो होती हैं ना, उनके जरिए ये सारी करप्शन होती है। बड़े बड़े ये जो आपके हैं, ये जैसे आशियाना करप्शन का एक केस है, या दूसरे बड़े बड़े जितने प्रोजेक्ट्स हैं, आप एक बात पे गौर करें कि ये करप्शन, हमें सबसे पहले सोचने की ये बात है कि करप्शन होती कैसे है, ये तरीका कार क्या है, ये फिनोमेना क्या है करप्शन का। देखिए, एक अलॉटमेंट हुआ, फ़र्ज़ करें 10 अरब का एक प्रोजेक्ट है, वो मिस्टर A को अलॉट हो गया। अब वो मिस्टर A को तो पैसे बिल्कुल लीगली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पंजाब की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जा रहे होते हैं। यहाँ तो कोई करप्शन का चेक नहीं ना बनता। अब होता क्या है, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, वो नून लीग है, वो पीपल्स पार्टी है, वो मे भी कल को तहरीक इंसाफ के बहुत सारे इस तरह के जो स्कैंडल्स हैं वो सामने आए,
ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ جو گورنمنٹ سے پیسہ وصول کر رہا ہوتا ہے وہ اس پروجیکٹس میں سے جو کک بیکس ہیں، جو ایک خاص حصہ ہوتا ہے، جو پرسنٹیج ہوتی ہے، وہ ان کے یا کسی بھی ایسے مڈل مین کے اکاؤنٹ میں طریقے سے جمع کروا دیتا ہے۔ اب گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے وہ چیک بالکل ٹھیک آ رہے، آشیانہ، ہر چیز، مکان بن گئے، چھوٹے موٹے گھر بن گئے، کنسٹرکشن ہو گئی۔ کرپشن کا وہ سب سٹینڈرڈ کنسٹرکشن جو وہاں ہوتی ہے وہ چونکہ بہت سستی ہوتی ہے، اس کے سارے کک بیکس تو پہلے جا چکے ہوتے ہیں۔ دیکھیں اس کو اس طرح ثابت کرنا، یہ کیوں نہیں ثابت ہو رہا ہے؟ مسائل کیا آ رہے ہیں گورنمنٹ کو؟ یہ کوئی بھی گورنمنٹ اس طرح ثابت نہیں کر عمران خان نے سکتی۔ کہا تھا کہ سب کو رلاؤں گا، ان کی کرپشن ثابت کروں گا، تو کیا وہ اپنے عمران خان کی جو غلط فہمی تھی نا کہ وہ شاید انہوں نے پیپرز کے اوپر، ہاں، کہ انہوں نے کاغذوں کے اوپر کرپشن کی ہوگی اور بڑے واضح طور پہ ایسی چیزیں پکڑی جائیں گی۔ اب جب نیب ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، اینٹی کرپشن میں بہت سارے کیسز ہوئے، آپ نے دیکھا ان کا نتیجہ کیوں نہیں؟ سر عمران خان صاحب تو بڑا واضح کہہ رہے ہیں میرا اس میں کوئی کردار نہیں، نیب کر رہا ہے جو کر رہا ہے، تو اس کو ایکسٹینڈ کیوں کر رہے ہیں مزید 4 سال کے لیے؟ میں بتاتا ہوں کس چیز کو 4 سال؟ سر ان کی مدت کو اور بڑھا رہے ہیں نا 4 سال کے لیے۔ کس کی مدت؟ نیب کی جو ہیڈ اس ٹائم بیٹھے ہیں سر، اس کو ایکسٹینڈ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں اس کے پیچھے بھی پھر کوئی ان کی سازش ہے، ابھی تو قیاس ہرائیاں ہیں، ابھی تو قیاس ہرائیاں ہیں، ہمارے ذرائع کے مطابق خبریں آ رہی ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، کافی چانسز ہیں۔ ہاں ابھی تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان کو 4 سال کے لیے ایکسٹینڈ قانونی طور پر کر سکتے ہیں نہیں، نمبر 1۔ ٹھیک ہے، اپوزیشن اس میں کتنا ریئیکٹ کرتی ہے، شہباز شریف صاحب اس پہ نہیں کبھی بھی مانیں گے، یہ تو بات بالکل طے ہے نا کہ اپوزیشن اس پہ نہیں مانیں گی، اور چیئرمین نیب لگانے کے لیے اپوزیشن کا کردار اور ان کی جو منشا ہے اس میں شامل ہونا 100% ضروری ہے، اس کے بغیر آپ چیئرمین نیب نہیں لگا سکتے۔ یہ باتیں طے ہیں ہمارے آئین میں یا سسٹم میں۔ پوری نون لیگ اس ٹائم جشن منا رہی ہے۔ اب عمران خان صاحب جس ولولے اور جوش کے ساتھ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ سب کو پکڑوں گا، سب کو جیلوں میں بند کروں گا، پاکستان کا لوٹا ہوا پیسہ واپس لاؤں گا، بہرحال وہ تو واپس نہیں آیا۔ لندن کے کیسز پہ وہ ڈھول بجا رہے ہیں مسلم لیگ نون والے، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں ان کیسز کا، پاکستان کے کرپشن کے بارے میں چلنے والے کسی بھی پارٹی کے بارے میں کیسز کے بارے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ہم کسی پارٹی 19 ماہ تک ان کے اکاؤنٹ کو فریز کیا گیا ہے، کیا نون لیگ اب کمپلین کر سکتی ہے کہ بلا وجہ ہمارے اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں، ان کو منجمد کر دیا گیا؟ وہ لندن میں ہوئے، سارا کچھ جو بھی ہوا، سر سننے میں یہ آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ سب کچھ کروایا۔ نہیں دیکھیے، گورنمنٹ اس میں اپنا نقطہ نظر تو پیش کر سکتی ہے، لیکن فیصلہ تو یو کے گورنمنٹ کا تھا۔ اگر مسلم لیگ نون کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہوگا تو وہ یو کے گورنمنٹ کے ساتھ کیس کر سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارے اکاؤنٹس منجمد کیوں کیے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر تو انہوں نے لیگلی کیے تھے فار انویسٹیگیشن فار اے سرٹن پیریڈ، اور ان کے قانون میں اگر اس چیز کی اجازت ہے تو وہاں کچھ ان کا نہیں بنے گا اگر یہ کوئی کیس اس طرح کا کرتے بھی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، ظاہر ہے یو کے گورنمنٹ نے بڑا سوچ سمجھ کے اکاؤنٹ فریز کیے تھے، ان کے پاس یہ پاورز ہیں قانونی طور پر۔ 21 ماہ تک یہ ریسرچ جاری رہی ہے۔ جی، عمران خان صاحب نے ان کے احتساب کی بات تو کر لی، لیکن سر ان کی 3 سالہ کارکردگی کا احتساب کون کرے گا؟ لیکن ہم کارکردگی کا احتساب تو شمزہ کر نہیں نہ سکتے۔ سر نون لیگ تو کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں چاہیے احتساب۔ دیکھیں وہ نون لیگ بالکل کرے، ان کا وائٹ پیپر وہ شائع کرے، وہ دے نا ان کا کہ انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا۔ یہ تو پولیٹیکل باتیں ہیں نا۔ جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی یہی باتیں کر رہی تھی کہ جی 1 سال کی کارکردگی، 2 سال کی، 5 سال کی، وہ تو ان سے 18 سال کی کارکردگی مانگتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ نے کیا کیا اس ملک کے لیے۔ اب جب عمران خان یہ بات، اب ہم جب وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں، ہم کسی پریس کانفرنس میں یا کسی میٹنگ میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ 18 سال کے اندر ملک کے اندر جو کینسر پھیل چکا تھا معیشت کے بارے میں، ہم اس کو کم کرتے کرتے، اس کا علاج کرتے کرتے میں ابھی بھی میں وہاں تک نہیں پہنچا، اور اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں مہنگائی ہو رہی ہے۔ اگر آپ عمران خان سے پوچھیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ دیکھیے میں نے بہت سارے قرضے واپس کیے ہیں، ملک جو ہے ادھار لے کے، سبسڈیز دے کے چیزوں کی قیمتیں کم ہو رہی تھی۔ جنرل اسمبلی کے 73ویں اجلاس میں بڑا واضح انہوں نے کہا ہے، انہوں نے نام نہیں لیا لیکن انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ وہ حکمران جو ملکوں کا پیسہ لوٹ کر باہر لے گئے ہیں، انہوں نے اچھے خاصے ملکوں کو غریب کر دیا۔ یہ اشارہ وہ کن کی طرف سے کر رہے تھے؟ اشارہ بڑا واضح ہے، وہ کر رہے ہیں میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں، وہ بڑا ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار اس کو۔ تو وہ یہ تو بڑی
बड़ी वाज़ेह बात है कि उन्होंने उन्हीं की तरफ इशारा किया है कि वो पाकिस्तान की जो दौलत थी उसको लूट के वो बाहर ले गए। अब वो पैसा वापस लाना, वो वहाँ से वापस इस तरह नहीं आना, वो यहाँ जब नैब के केसेस बनेंगे, सज़ाएं होंगी, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी जब्त होंगी, तो उसके बाद ही पैसा गवर्नमेंट जो है ना वो लेगी। आप देखें हमारा अदालती निज़ाम, पैसों की रिकवरी का हमारा तरीक़ाकार, वो एक बड़ा लंबा मसला है, वो कुछ छोटा ये इशू तो नहीं है। सवाल खड़ा हो रहा है कि गवर्नमेंट कब ये साबित कर सके कि नहीं। लेकिन जना नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ, आसिफ अली जरदारी, उनकी हमशीरा यूसुफ रजा गिलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा साद रफीक, सलमान रफीक, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल और ना जाने कितने नाम हैं जिन पर करप्शन के इल्जामात हैं, लेकिन पीटीआई की गवर्नमेंट एक भी साबित नहीं कर सकी। वल्लाह आलम आगे क्या होने वाला है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, इस वक्त ब्रेक का टाइम है, फिर मिलते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, ये अवाम नहीं कह रही है, ये मैं नहीं कह रही हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच बैठा था, जिसमें उन्होंने कराची की हालत जार देखी, गुस्सा आया, बरहम हुए और उन्होंने एक स्टेटमेंट में पूरी बात कह दी। शेम ऑन यू सिंध गवर्नमेंट। वो कहते हैं थोड़ी सी बारिश होती है, शहर उबल जाता है, गटर उबल रहे हैं, लोग गुर्बत से मर रहे हैं, हुक्मरान करने वाले जानते ही नहीं शहर को किस तरह चलाया जाता है। क्या शहर की जो पॉलिटिक्स है उसकी नजर हो रहा है। वाक़ा साहब बड़ी क्लियर उन्होंने बात कर दी, शेम ऑन सिंध गवर्नमेंट, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिंध गवर्नमेंट की कारकर्दगी से खुश ही नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो ख़ास तौर पर सिंध गवर्नमेंट के बारे इससे भी सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर चुकी हैं। ये तो मैं ये समझता हूँ बड़ा ही एक सॉफ्ट सा जुमला है। हमने इससे बड़े बड़े जुमले अदालतों में सुने हैं जो वो गवर्नमेंट के बारे या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के बारे चीफ जस्टिस साहबान और जज साहबान कहते हैं, और वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। देखिए, यहाँ पे जहाँ तक कराची और सिंध का ताल्लुक है, सारे पाकिस्तान को पता है, बल्कि पूरी दुनिया को पता है कि जब भी पानी, बारिश, कोई इस तरह के सिचुएशन पैदा होती है तो पूरा शहर डूब जाता है और गटर उबलना शुरू कर देते हैं। सारे शहर का कारोबार ज़िंदगी तबाह बर्बाद और ज़ीरो हो जाता है। ज़ाहिर है हमारी सारी इकॉनमी जो है वो बेस कर रही है कराची पे। जब कराची में इस तरह के हालात होते हैं तो इकोनॉमी बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब होती है। लेकिन सर, ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा इंतजामात क्यों नहीं होते? हाँ, ये बात है कि वो इंतजामात के बारे ही तो उन्होंने कहा है। और जिन्होंने कहा है ये ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, तो उन्हीं की तो गवर्नमेंट है। हाँ, उन्हीं की गवर्नमेंट है और उन्हीं को ही तो उन्होंने कहा है चीफ जस्टिस ने कि शेम ऑन यू। सर, जून तक में कान से रेंगती उनके। देखिए, बात यह है कि वो उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, इवन मुतमिन भी नहीं है। जो इस वक्त इक़दामात सिंध गवर्नमेंट कराची की सफाई और कराची के मसाइल के बारे में उठा रही है वो बहुत ही नाकाफ़ी हैं और बहुत बड़ा बजट है उनके पास। फेडरल गवर्नमेंट उनको बहुत बड़ा बजट दे रही है। लोकल टैक्स जो कराची से इकट्ठा हो रहा है की जानिब से उन्होंने चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की है कि जो बहरिया फंड में से 10 अरब रुपए का मुतालबा किया, जिस पर चीफ जस्टिस बहुत बरहम हुए हैं कि आप तमाम लोगों को तनख्वाहों के मरासलात जारी कर देते हैं, तनख्वाहें सबके अकाउंट्स में जा रही हैं, तो फिर गरीब भूखे क्यों हैं? फिर उनको उनकी जेबों में पैसा क्यों नहीं जा रहा है? कराची में गैर कानूनी तजावुजात बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, तो फिर क्या इस पर एमक्यूएम या तहरीक इंसाफ को आवाज बुलंद करनी चाहिए या वो करना नहीं चाह रहे इस पर? देखिए, ये सब वहाँ पे एक सियासी निज़ाम चल रहा है और कोई शख्स दूसरे के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। ये वही लोग हैं जो खुद पहले बरसर इक़्तिदार थे, हुकूमत में थे, ये भी बहुत सारी बातें सुनते रहे, एमक्यूएम वाले भी और दूसरी सारी पार्टी। वहाँ सब एक मिक्स फ्रूट चाट बनी हुई है। कभी कोई गवर्नमेंट, देखिए सिंध में ओवरऑल गवर्नमेंट तो पीपल्स पार्टी की है, पिछली भी, और मेरा ख्याल है कोई 15 साल से कम अज़ कम जो एक कंटिन्यूस जो गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी की रही है। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस जो है कराची की डेवलपमेंट के बारे, सड़कों के बारे, कराची की ख़ास तौर पर इस वक्त सबसे बड़ा इशू कराची में पानी, सफाई, कचरा कुंडी और नाजायज तजावजात, और उसके साथ साथ इसमें कोई शक नहीं है कि वहाँ हेल्थ की जो फैसिलिटीज हैं वो इंतहाई कम है। पूरा सिंध डूब गया है। लड़कियों को डिलीवरी के टाइम सड़कों पर बच्चा पैदा करना पड़ता है, कुत्ता काट जाए उसकी वैक्सीनेशन मौजूद नहीं है, तो ये पैसा फिर जा कहाँ रहा है? देखिए, इसी बात पे शेम ऑन यू कहा है। जो अगर
چیف جسٹس نے یہ جو ریمارکس دیے ہیں یہ کوئی عام حالات میں ریمارکس نہیں دیے. انہوں نے پوری سندھ گورنمنٹ کا جب سینیریو دیکھا ہے کہ وہ کس طرح برے حالات میں وہاں سارا کام چل رہا ہے تو پھر انہوں نے یہ الفاظ کہے. آپ یہ سمجھتی آسانی سے یہ لفظ تو نہیں نا چیف سر کراچی کی جو کتنا کشتی دل ڈوب رہی جلا ہے اس کو ہوگا نکالے گا کون؟ کس چیز کو؟ کراچی کی جو کشتی ڈوب رہی ہے, جو کراچی کی حالت ہو رہی ہے, جس طرح سے کراچی کی خستہ حالی میں کراچی جا رہا ہے, شہر اقتدار میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ دھیان کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ دیکھیے ظاہر ہے کام تو برسر اقتدار گورنمنٹ کا ہی ہے کہ وہ کراچی کے مسائل کو حل کرے. سر کراچی کے اقتدار پہ جو تاج رکھ کے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ ہوش کے ناخن کب لیں گے سر؟ یہ صرف پرابلم ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ میں ایک وہاں پہ رشت چل رہی ہے جو کہ عرصہ دراز سے جاری ہے. چونکہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں فنڈ نہیں دیتے. پی ٹی آئی تو بڑے واضح کہتی ہے کہ ہم فنڈز دیتے ہیں, لیکن یہاں پر عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑا سوال نشان ہے. عمران خان صاحب کو ان 3 سالوں میں کراچی کا کوئی خاطر خواہ خیال نہیں آیا. سال میں ایک دورہ کرتے ہیں وہ بھی چند گھنٹوں کا. یہاں آپ بالکل درست ہیں. وزیر اعظم کو کراچی کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ توجہ اتنی زیادہ ضروری ہے کہ آنے والے وقت میں اگر عمران خان نے کراچی سے اور سندھ سے ووٹ لینے ہیں اور لوگوں کی افیلیشن اپنے ساتھ رکھنی ہے تو یہ وہ وقت ہے. میں آپ کو بتاؤں جب وہاں کی مقامی حکومت لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہی اور مسائل حل نہیں کر رہی, اس وقت عمران خان کو اپنے گورنر کے ذریعے وہاں پہ انیکشن ہونا چاہیے اور وہاں سارے انتظامات فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے شروع کر دیں تاکہ لوگوں کو فرق کا پتہ چلے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے وہ کام نہیں کیے جو یہاں پہ بیٹھا گورنر کر رہا ہے. گورنر کین ڈو اے لاٹ آف. گورنر جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اور فیڈرل کا ریپرزنٹیٹو ہوتا ہے ہمیشہ پروونس میں, وہ بہت سارے کام کروا سکتا ہے. میں یہاں سمجھتا ہوں یہ پی ٹی آئی کی حکومت سندھ حکومت کے پاس جو خربوں کا بجٹ آتا ہے وہ کس کی جیبوں میں جا رہا ہے؟ دیکھیں سارا ظاہر ہے وہاں آپ کو پتہ ہے وہی کک بیکس جو جج صاحب نے کہا. وہ کیوں کہا؟ کیونکہ جتنے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں وہ سارے پروجیکٹس اتنے غیر معیاری ہوتے ہیں, سڑکوں کے برے حالات ہیں, پانی کی نکاسی کا, پانی کا پینے کا انتظام, کوڑا اٹھانے کا انتظام, یہ کتنے سالوں کا ایشو ہے. اور لیکن سر تحریک انصاف کی طرف سے یہ تو سندھ گورنمنٹ کی بات ہو گئی, لیکن خان صاحب نے کراچی کے لیے کوئی خاص منصوبہ ابھی تک لے کے نہیں آئے ہیں. سر 3 سالوں کے لیے پھر تو یہ شیم آن یو, پی ٹی آئی گورنمنٹ بھی ہونا چاہیے. میں یہاں آپ سے تھوڑا سا اختلاف اس لیے کروں گا کہ اس طرح کے جو منصوبے ہیں نا جو بڑے شہروں کے بارے میں ہوتے ہیں وہ زیادہ تر مقامی حکومت سے مراد ہے, پروونشل گورنمنٹ سامنے لے کے آتی ہے. فنڈنگ کے لیے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو کہہ سکتی ہے, لیکن دیکھیے وہ منصوبہ پلان کرنا, بنانا, فیصلہ کرنا, اس کے سارے انتظامات کرنے وہ پروونشل گورنمنٹ کا. ورنہ کیا ہوگا؟ بیٹھ جاتے ہیں نا, ہمیں فنڈز نہیں مل رہے, ورنہ کیا ہوگا؟ ایک وہ ہیں. جیسے کوئی کام شروع کریں گے وہ کہیں گے جی فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ میں انٹرفیئر کر رہی ہے, ہمارا کام ہے ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے. یہ پرابلم آتی ہے نا. نکتہ چینی نہیں کی جا سکتی کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ ہم پہ دھیان نہیں دے رہی. تو یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کر نہیں رہے, دوسروں کو کرنے نہیں دیتے. وہ کریں گے تو وہ کہیں گے جی آپ ہمارے کام میں انٹرفیئر کر رہے ہیں, یہ تو پروونشل گورنمنٹ کا کام ہے, آپ ہمیں فنڈز دیں, ہم ان کو خود آپ بڑی ایزی سی بات, بڑا آسان سا ایک آپ سے میں بات کروں, کیا کراچی کی صفائی کیا کوئی دنیا کا کوئی بہت بڑی کوئی ایسے راکٹ سائنس ہے جو کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے نا. صرف صفائی پانی کا مسئلہ, نلکوں میں پانی آتا نہیں ہے, عوام کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک سیگمنٹ یہ ابھی بتایا ہے کہ اگر کراچی کی صفائی نہیں ہو سکی تو آپ مجھے بتائیں باقی مسائل تو آگے ہیں نا, وہ کیسے؟ سر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں, کمپیریزن کریں. جب پی ایم این ایل کی حکومت تھی تو کراچی کے لیے پھر ایسا کون سا خاطر خواہ کام کیا گیا تھا جو اب نہیں ہو رہا؟ دیکھیے پی ایم ایل این کی جب حکومت تھی آپ کو پتہ ہے اس وقت بھی وہاں پہ حقیقی حکومت کس کی تھی؟ پاکستان پیپلز پارٹی کی. بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, شاہ صاحب ان کے پیچھے جو تھے چیف منسٹر سندھ. بالکل. آپ اس دور کو بھی ذرا یاد کر کے دیکھ لیں, یہ اس وقت بھی چیخو پکار تھی جو آج چیخو پکار ہے. سر اپوزیشن کو یہ باتیں یاد کیوں نہیں ہیں؟ سارا کچھ سب کو یاد ہے. سر ذکر نہیں ہے. جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, فیڈرل گورنمنٹ, اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں اور کراچی میں بیٹھ کر روز یہی شور شرابہ. وہاں کی عوام کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. عوام کیا, عوام نے بھائی وہاں انہوں نے سندھیوں نے صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا ہے. وہاں گورنمنٹ انہوں نے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बनानी है, जुल्फकार अली भुट्टो की वजह से, बेनज़ीर भुट्टो की वजह से, उनको आप जितनी मर्जी एजुकेशन देते सर अब रहें। आके वो कराची की प्रॉब्लम्स को सॉल्व तो नहीं कर सकते नहीं ना, ये कर तो सकते। मौजूदा हुकूमत का काम है। बिल्कुल गवर्नमेंट अब तो का जो काम सिंध में जो है। काम गवर्नमेंट खुद अपनी पार्टी को डबो रही है ना। आप देखें, जब आपको इख्तियार मिलता है तो आप अपनी पार्टी के लिए काम करें, अवाम के लिए सर काम अगर करें। बिलावल इसी तरह रहे तो उनका कोई फ्यूचर नहीं है, मतलब मैं आपको एक दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, बिलावल का कोई फ्यूचर नहीं है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि बिलावल कभी फेडरल गवर्नमेंट के लिए या वज़ीर आज़म के लिए कभी नॉमिनेट भी होगा, मुझे कभी भी ये बात हजम नहीं हो रही। मुझे तो लगता नहीं है एज ए जर्नलिस्ट, क्योंकि उनकी अगर कारकर्दगी सिंध में ये है। पंजाब में तो आपको पता है पीपल्स पार्टी के बुरे हालात हैं, केपीके में उससे बुरे हालात हैं, बलूचिस्तान में भी बुरे, सर वोट ही नहीं मिल रहे हैं वोट उन ही लोगों नहीं को, मिल, बिल्कुल। बाकी आ जाके एक सिंध उन्होंने काबू किया हुआ है। और भाई अगर आपके पास सिंध है, बहुत बड़ा सूबा है, सारी इकोनॉमी आपके हाथ में है। पाकिस्तान की जो एक दूसरी शाहरग है कश्मीर के बाद, जो इकोनॉमी की शाहरग है, वो तो कराची है। बिल्कुल ऐसे तो ही आप अगर कराची को ही नहीं डेवलप कर सके तो आपने बाकी मुल्क से क्या लेना है? बिल्कुल ऐसे ही। नाज़रीन, कराची की डेवलपमेंट अल्लाह जाने कश्मीर के मसले की तरह बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बहरहाल अभी वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाजरीन, हुकूमत में बैठे लोग जब इस तरह के काम कर रहे हैं और उनकी नाजेबा वीडियो सामने आना शुरू हुए तो अवाम का रद्द-ए-अमल शदीद बनता है, पार्टी के लोगों का रद्द-ए-अमल शदीद बनता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक्स गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की, जिनकी एक नाजेबा वीडियो वायरल हुई है, जिसके बारे में कुछ खातिर ख्वाह उन्होंने सामने आकर गुफ्तगू नहीं की। उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, क्या वो वीडियो में खुद हैं, ये मैं वक्त साहब आपसे बात करना चाहूंगी। मोहम्मद जुबैर जो कि एक्स गवर्नर रह चुके हैं, सर उनकी एक नाजेबा वीडियो है, बरहना वीडियो सामने आई है, सर इसके मुतालिक क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खैर सारी दुनिया को पता है कि वो वीडियो किन्होंने बनवाई, कैसे बनी। जाहिर है हमारे मुल्क में एक पैरेलल सिस्टम चल रहा होता है, बहुत सारी खुफिया एजेंसियाँ होती हैं जो लोगों के करैक्टर के बारे जानना चाहती हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हर वक्त इकट्ठी कर रही होती हैं। कौन क्या है, हु इज़ हु, किसका करैक्टर कैसा है, कौन करप्शन कर रहा है, कौन मॉरल करप्शन, कौन इकोनॉमी को तबाह कर रहा है, पैसे की करप्शन कौन कर रहा है, प्लॉट कौन ले रहा है। इस तरह के बहुत सारे डेटे जो है ना वो उनके पास होते हैं। अब बात ये, मैं अगर आपके टॉपिक की तरफ आता हूँ, ये वीडियो ना तो ज़ुबैर साहब ने इस पर कोई तरदीद की है, ना तस्दीक की है, और ना उन्होंने आज तक ये कहा। सर उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मैं नहीं हूं, ये घानौनी तो साजिश कहे ना जिसने भी किसकी की है, फॉरेंसिक करवाएं। उन्होंने कहा जिसने ये घानौनी साजिश की है उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये सारे ही कहते हैं। लेकिन अब उन्होंने एक निजी टीवी के एंकर से गुफ्तगू में ये कहा है, ये उनकी प्राइवेट गुफ्तगू है जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं वकील हायर करूंगा, मैं FIR करूंगा। लेकिन सर इतने दिन गुजरने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपको यही बता रहा हूं कि उनको सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि जी आप इसकी फ्रांजिक करवाएं। उनको पता है कि फ्रांजिक कराने में क्या रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल बात असल ये है कि गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये कौमों के रोल मॉडल होते हैं। लोग उनको आइडियलाइज करते हैं, उनको अपना बड़ा बनाया होता है अवाम ने, सिस्टम ने, गवर्नमेंट ने। जो अवाम उनको वोट दे के असेंबलियों में पहुंचाती है, किसी को गवर्नर बनाया, किसी को चीफ मिनिस्टर बनाया, अगर रोल मॉडल ये काम करना शुरू कर दें तो आप ये देखें कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो जितनी बेइज्जती और जग हंसाई हो रही है कि हर कुछ अरसे के बाद एक किसी न किसी पॉलिटिशियन पीछे जाती हूँ ना, अरशद मलिक की वीडियो वायरल हुई जी। नून लीग की तरफ से लंदन से एक और बयान सामने आया था कि जज अरशद मलिक की कुछ और वीडियोस हैं जिसपे मरीम नवाज साहिबा ने दबे अल्फाज में फिर कहा था मजीद वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता आगे आएंगी। सर उनके ये बयान की देर थी कि अगले ही दिन मोहम्मद जुबैर की वीडियो वायरल हो जाती है। नहीं, उनके इस बयान का मोहम्मद जुबैर की वीडियो से कतन कोई ताल्लुक नहीं है। इसके पस मंज़र में कुछ बातें ऐसी हैं जो शायद हम इन कैमरा डिस्कस नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कुछ मुल्क की ऐसी बातें होती हैं जो मैं तो ये समझता हूँ कि इस तरह की वीडियो भी सरेआम नहीं देनी चाहिए सोशल मीडिया पे। ये भी बहुत एक गलत बात है। पाकिस्तान का क्या इम्पैक्ट, इतना बुरा इम्पैक्ट बाहर जा रहा है। बाहर के मुल्कों में आपको पता है कि अमेरिकी सदर का एक छोटा सा स्कैंडल आता है और वो फौरन रेजिग्नेशन करता है और पूरी कौम से माफ़ी मांगना शुरू कर देता है कि खुदा का वास्ता मुझे माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब ये इतनी खौफनाक वीडियो है और फिर एक बड़ा मशहूर
गवर्नर जो कि मुस्लिम लीग नून में जिसका बड़ा अहम मुकाम था और जिसके दूसरे हकीकी ब्रदर पीटीआई के असद उमर उनके अहम तरीन रुकन है। मैं ये समझता हूँ कि जितनी शर्मिंदगी, अगर ये वीडियो ठीक है तो जितनी शर्मिंदगी जुबैर साहब को हुई होगी उतनी असद उमर साहब को भी इसकी सर यकीनन बरादरी हकीकी तो है ना सर, यकीनन नून लीग में खवातीन भी काम करती हैं, लड़कियां भी काम करती हैं, तो क्या अब उनको गवर्नर हाउस में जाने वक्त, सोचने जाते वक्त अपने कैमरास ऑन करने चाहिए या सोचना चाहिए जाने से पहले? हजारों बार के हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और सर इसमें एक बड़ी वाज़ेह चीज सामने आई थी उनके बयान में, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर तुमने मीडिया एजेंसी में काम करना है या किसी और एजेंसी में काम करना है तो तुम्हें मेरे पास आओ, मैं तुम्हें नौकरी दूं। एक ऑडियो भी लीक हुई है सर। आप मेरी बात सुने सर, नौकरियों का झांसा देके ये सब कुछ करना। अब आप कह रही हैं कि जी क्या उनको अपने साथ कैमरे लेके जाने चाहिए? ये जो कुछ होता है ना, एक मिनट, ये सब उनकी मर्जी से होता है। ये कोई मजबूरी में नहीं है वीडियोस बनी, किसी को बांधा हुआ नहीं था, कोई गन पॉइंट नहीं था, कोई वहां पिस्टल नहीं था। ये सब कुछ जो भी वहां दोनों करैक्टर थे, जो दूसरा करैक्टर था, आप वीडियो भी देख लें, वो सारा कुछ उनकी मर्जी से होता रहा। एक वीडियो नहीं है, लातादाद वीडियोस आई हैं, लातादाद डिफरेंट जगहों पे वीडियो सामने आई हैं। बहुत सारी, अभी बहुत सारी वीडियोस उनकी और हैं, और आना बाकी भी हैं। बिल्कुल ऐसे ये अभी ट्रेलर है। जिन्होंने ये वीडियोस लीक की हैं, मैं आप लोगों को एक बड़ी ही वाज़ेह बात बताने लगा हूं और बड़ी क्लियर। जिन लोगों के साथ ये वीडियो बनाई गई हैं उनमें से कुछ लोगों को ये पता था कि ये वीडियो बन रही हैं। अच्छा। और मैं आपको ये भी बात बता दूं कि दे वर प्लांटेड, ये बाकायदा प्लान और प्लांटेड। सर जो कहा जा रहा है नौकरियों का झांसा देके बुलाया गया और बरगला के वीडियोस बनाएगी, तो उसमें गलत बात है ये। देखिए ये बात तो इन्वेस्टिगेशन में साबित हो जाएगी अगर इसकी कोई तहकीक करेगा। सर एक लड़की का बयान सामने आया, मुंह पर उसने मास्क पहना, वो बड़ा वाज़ेह कह रही है कि मुझे कहा है कि आपको ना मास्क ना पहने ना, यही तो बात है। ये चीजें फिर मशकूक होती है ना, ऐसा लगता है मास्क पहन के किसी ने किसी से कोई बयान दिलवाया है। ठीक है, अब एक बंदा नौकरी, फिर मैं भी ये कहूँगा नौकरी लेने के लिए जब वो बेड शेयरिंग तक पहुंच जाते तो क्यों जाते हैं? वो वहां क्यों नहीं रिफ्यूज करती? उनकी कौन सी ऐसी मजबूरी होती है? सर नौकरी, पैसा, जब गुर्बत फाका हाली होती है तो जिस्म फरोशी का धंधा भी आम हो जाता है। ये सॉरी टू से, ये जिस्म फरोशी मैं इसको नहीं कहूँगा। चले अगर उन्होंने अपनी मजबूरियों के तहत ये काम किया है, मजबूरी है तो जब पेट भूखा हो, बच्चे भूखे बिलक रहे हो, घर में फाका हाली हो, लोग खुदकुशियां कर रहे हो और कत्ल आम हो चुका हो, तब ये वाकयात होते हैं और इसमें भी गवर्नमेंट का बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मैं आपको इसके साथ साथ ये बात भी बता रहा हूं कि इसमें कुछ वीडियोस ऐसी भी हैं और होंगी जो कि दूसरे पार्टनर को पता था कि मैं किस पर्पस के लिए जा रही हूं और असल मेरा काम वहां क्या है। ये एज ए जर्नलिस्ट मेरा एनालिसिस है और मुझे इस बात पे यकीन है कि कई वीडियोस इस चक्कर में भी बनी हुई हैं, बाकायदा बनवाई गई। सर बनाने वाला कौन था? मैंने आपको कहा कुछ चीज़ें हमारे मुल्क की बहुत एजेंसीज हैं, बहुत सारे लोग हैं, स्पेशल ब्रांच है, कई और दूसरे इदारे हैं हमारे, जो हमारे ही लोगों के सारे करैक्टर के बारे, उनके बारे सबूत इकट्ठे करते हैं कि कौन बंदा क्या कर रहा है। कोई बंदा मॉरली करप्ट है, कोई बंदा पैसे के लिहाज से करप्ट है। मैंने आपको शुरू में बताया, कोई प्लॉट ले रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई लड़कियों के साथ घूम रहा है, कोई बैरून मुल्क क्या कर। आपने देखा बैरून मुल्क की कई वीडियोस आई हैं, इससे पहले भी बड़े बड़े लोगों की वीडियोस आई हैं। लेकिन मैं आखिर में ये बात ये ज़रूर कहूँगा कि ये एक बहुत ही गलत बात है। पहली बात तो हमारे गवर्नर्स और जो आला हुकाम हैं उनको इस स्टेज पर आना ही नहीं चाहिए कि उनकी वीडियोस बने। और दूसरी बात है कि मैं ये समझता हूँ कि हमें ये वीडियो सरेआम इस तरह ऑन एयर नहीं करनी चाहिए। इससे मुल्को कौम की बहुत ज्यादा। बहुत शुक्रिया वगा साहब। नाज़रीन, जाते जाते एक सवाल माइंड में बहुत खटक रहा है, मैं आपसे करना चाहूंगी, लड़कियों को फिर इस हाल तक लाया क्यों जाता है? ये एक बहुत बड़ा फेलियर है हमारी गवर्नमेंट का, जो लोगों को रिस्क प्रॉपर नहीं दे सकते हैं, जो लोगों को जेबों में उनके पैसा नहीं डाल सकते हैं, जब लोगों के घर में फाके पड़ते हैं, बदहाली आती है, गुर्बत आती है, तो फिर सवाल उठता है जो इक़्तिदार में बैठे राज कर रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।